हे एवरीबॉडी, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुड गवर्नेंस इन इंडिया और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब की? आप सभी अपना अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, यानी कि अच्छे तरीके से शासन करना। मतलब कि सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट को इस प्रकार चलाया जाए कि जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्ड गुड गवर्नेंस ट्रेंड में तब आया जब यूनाइटेड नेशन और अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंडियन कल्चर में राम राज्य की आइडियोलॉजी गुड गवर्नेंस को ही पॉइंट आउट करती है। तो इसी बात पे सभी राम भक्त एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथ ही फ्रेंड्स, आपको याद दिला दे कि सब्सक्राइब बटन के साथ मंदिर की घंटी बजाना ना भूलें। ईयर 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए क्लियर किया कि गुड गवर्नेंस एक वैल्यू रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर एक गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते, बल्कि कुछ फिक्स्ड वैल्यू के प्रीडोमिनेंस से रिच गवर्नेंस को ही गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में गुड गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस हम इस बात से समझ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देते समय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में गुड गवर्नेंस की कंडीशन रखती है और ये जानने की ट्राई करती है कि रिलेटिव कंट्री को दी गई फाइनेंशियल हेल्प को कितनी इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी गुड गवर्नेंस के बारे में जानकारी। आइए जानते हैं कि नीड फॉर गुड गवर्नेंस क्या है। फ्रेंड्स, गुड गवर्नेंस वर्ड का यूज़ एक ऐसी प्रोसेस के रूप में किया जाता है जिसमें रूलिंग बॉडीज़ के थ्रू फाइनेंशियल एंड सोशल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नेशन के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इसीलिए गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही अपने देश में करप्शन लगातार बढ़ता रहा है। इसी रीज़न से गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की बेनिफिट पूरी तरह से नॉर्मल पब्लिक तक नहीं पहुँच पाई। इसलिए भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास के गोल को अचीव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गुड गवर्नेंस से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यानी कि विकेंद्रीकृत शासन का भी गोल अचीव होता है और लोकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से लिमिटेड टाइम में क्वालिटी सर्विसेज दी जा सकेंगी और जनरल सोसाइटी के लाइफस्टाइल में भी सुधार आएगा। तो अब बात करते हैं गुड गवर्नेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन गुड गवर्नेंस की दिशा में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ के लिए ऑनर एश्योर कर रहा है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को एनकरेज कर रहा है। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन ने गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल बनाए हैं, जो गुड गवर्नेंस के बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो आइए जानते हैं ये बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन 8 बेसिक एलिमेंट्स को इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। इसका पहला एलिमेंट है पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता, दूसरा है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, तीसरा है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड यानी सर्वसम्मति उन्मुख, चौथा है इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी समानता एवं समावेशन, पांचवा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी यानी कि प्रभावकारिता एवं कार्यकुशलता, छठा है उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी, सातवां है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और लास्ट में 8वें नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि अनुक्रियाशीलता। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये 8 बेसिक एलिमेंट्स क्या कहते हैं। पहला, पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता कहता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मीडियम से हो, ताकि उनके वेलफेयर को एक्सप्रेस किया जा सके। फ्रेंड्स, आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता रहता है कि गवर्नमेंट में हमेशा क्लास, जेंडर, कास्ट एटसेट्रा के बेसिस पे फैसिलिटी देने में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में गुड गवर्नेंस में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो वहीं दूसरे
तीसरे पॉइंट रूल ऑफ लॉ की बात करें, गुड गवर्नेंस के लिए रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी होता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर का फेयर यूटिलाइजेशन हो सके और लोगों को फ्रिक्वेंट जस्टिस मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि रूल ऑफ लॉ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए फेयर और करप्शन फ्री पुलिस फोर्स का भी होना इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब तीसरे पॉइंट कॉन्सेंसस ओरिएंटेड की बात करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक सोसाइटी में किसी भी सब्जेक्ट पे सभी लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं। गुड गवर्नेंस लोगों के इस अलग अलग व्यूज और वेलफेयर के बीच एक बैलेंस मेंटेन करता है ताकि सोसाइटी में एक ब्रॉड कॉन्सेंसस यानी सर्वसम्मति को कंस्ट्रक्ट किया जा सके और ये कॉन्सेंसस सोसाइटी के कलेक्टिव वेलफेयर को पूरा करती है। तो वहीं बात करें चौथे एलिमेंट यानी कि इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस के बारे में, तो ये एलिमेंट कहता है कि सोसाइटी के हर एक मेंबर को ये फील होना चाहिए कि वे सोसाइटी का ही हिस्सा हैं और सोसाइटी पे उनका भी हक है। सोसाइटी का वीकर सेक्शन भी खुद को सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के अंदर फील करे, यही दोस्तों गुड गवर्नेंस का गोल है। तो अब बात करते हैं पांचवें एलिमेंट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की। तो दोस्तों गुड गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट और उसकी बॉडीज रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए ऐसे रिजल्ट्स दें जो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हों। फ्रेंड्स यहाँ एफिशिएंसी का बेसिक मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कांस्टेंट या फिर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते रहना। तो बात करें छठवें एलिमेंट अकाउंटेबिलिटी की, तो आपको बता दें ये गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी का इंक्लूजन नहीं होगा तब तक गुड गवर्नेंस का गोल अचीव नहीं हो सकता। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ही अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो उसके वर्क अकम्प्लिशमेंट के परफॉर्मेंस में भी दिक्कतें आएंगी। तो अब बात करें सातवें एलिमेंट ट्रांसपेरेंसी की, तो दोस्तों आपको बता दें कि गुड गवर्नेंस का दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों अक्सर ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम में कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता का बिहेवियर देखने को मिलता है, लेकिन गुड गवर्नेंस में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। वर्क और उसके रिजल्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन को डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन इसी दिशा में लिया गया एक स्टेप है जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और गवर्निंग बॉडीज पर सही डिसीजन लेने का प्रेशर भी बढ़ा है। तो दोस्तों अब बात करें आठवें और आखिरी एलिमेंट रिस्पॉन्सिवनेस की, तो ये कहता है कि गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स लोगों की कंप्लेंट्स के सलूशन और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक्टिव रहें ताकि कम से कम टाइम में पब्लिक को अच्छी सर्विसेज दी जा सके। तो फ्रेंड्स ये थे गुड गवर्नेंस से जुड़े बेसिक एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस पार्ट में बस इतना ही जिसमें हमने जाना गुड गवर्नेंस और इससे रिलेटेड बेसिक्स के बारे में। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस इन इंडिया, इससे जुड़े चैलेंजेस, रिफॉर्म्स और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इससे रिलेटेड चलाए गए प्रोग्राम्स जैसे ई गवर्नेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज के सवाल पे जिसका सही आंसर है भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का आरंभ किया। फ्रेंड्स इस योजना का मेन एम पेपर वर्क सिस्टम से छुटकारा प्राप्त करना है और अधिक से अधिक ई मीडियम बेस्ड व्यवस्था को डेवलप करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। अगर आज के डिस्कशन में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। प्लस ऐसी ढेर सारी और वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।